हेलो दोस्तों, तो राजस्थान के रजवाड़ों के बाद अब बारी होगी लखनऊ के नवाबों की। लखनऊ सुपर जायंट जिनकी एक तरह से आईपीएल की एक तरह से कहेंगे स्टार्टिंग हुई थी 2022 में, जब दो नई टीमें एक तरीके से आईपीएल में एंटर हुई थी। तो गुजरात के साथ साथ लखनऊ भी आई थी। केएल राहुल इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं। पंजाब किंग्स से एक तरीके से यहाँ पे आए थे और दोनों ही सीजन में अगर आप देखो तो उन्होंने टीम को बहुत अच्छे पोजीशन पे लेके गए। प्लेऑफ में खिलाया लगातार 2 बार, बट अगर आप देखो तो वो जो फाइनल हर्डल है वो एक तरह से क्रॉस नहीं कर पाए हैं। दोनों ही बार अगर आप देखो तो एलिमिनेटर में हार के एक तरीके से बाहर हुए हैं। 2022 में अगर आप देखो केएल राहुल टीम ने बहुत अच्छा किया था। 2023 में हालांकि केएल राहुल को इंजरी के चलते थोड़ा सा दूर होना पड़ा आईपीएल से, ज्यादा एक तरह से फीचर नहीं कर पाए। फिर कृणाल पांड्या ने टीम की एक तरह से कप्तानी संभाली और गौतम गंभीर जो उनके मेंटोर थे उनके साथ मिलकर टीम को आगे पहुंचाया। बट इस बार तो गौतम गंभीर भी नहीं है, वो अपने पुराने फ्रेंचाइजी केकेआर के पास चले गए हैं एज मेंटोर। तो लखनऊ के लिए एक तरह से नया चैलेंज रहेगा कि विदाउट गौतम गंभीर देयर मेंटोर किस तरह से केएल राहुल जो कोचेस हैं उनके साथ मिलकर एक तरह से टीम को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आप जब भी एक तरह से नए सीजन में आते हो तो कोई गारंटी नहीं होता है कि आप टॉप 4 में एंटर ही करोगे। तो आई थिंक वो चीज़ तो उन्होंने पिछले 2 सीजन में भी किया है, बट फाइनल तक एक तरह से पहुंच नहीं पाए हैं। दोनों बार एलिमिनेटर हार के आए हैं। तो इस बार तो पहली कोशिश ये होगी कि टॉप 4 में एंटर किया जाए और फिर कोशिश करेंगे कि आगे की एक तरह से और बढ़ा जाए। बट इस बार उतना आसान नहीं होगा क्योंकि और भी टीमें अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। काफ़ी टीमें ऑप्शन के बाद बेहतर भी हुई है। तो केएल राहुल और एलएसजी के लिए डेफिनेटली एक तरह से चैलेंज होगा क्योंकि नई फ्रेंचाइजी है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो इस टीम के साथ है नहीं। और जैसा कि 2 ही सीजन खेले, अच्छा खेले हैं, तो उम्मीद तो यही करेंगे अच्छा ही करेंगे। बट इस बार जैसा कि थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। तो बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने एक तरह से रिटेंशन किए थे, रिलीज़ किए थे और उसके बाद ऑप्शन पिक्स क्या किए थे। तो उसमें अगर आप देखो तो उन्होंने काफ़ी सारे खिलाड़ी को एक तरह से रिटेन किया था। जिसमें अगर आप देखो 19 खिलाड़ी को उन्होंने रिटेन किया था, सिर्फ 6 ही स्लॉट खाली रखे थे जिसमें सिर्फ 2 ही ओवरसीज थे। पर्स भी जो एक तरीके से था उनके पास बहुत कम था, 13.15 सीआर, आई थिंक सबसे शायद कम था। तो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी खरीदारी तो नहीं कर सकते थे, बस एक दो खिलाड़ी को उनको अच्छे खासे पिक करने थे जो उन्होंने किया है। तो रिटर्न खिलाड़ी में देखो केएल राहुल ऑब्वियसली कप्तान है, तो उनके रिटर्न किया है। साथ ही क्विंटन डिकॉक, इनको भी आई थिंक 2 सीजन से एक तरह से उनके पास रखा है और काफ़ी दोनों एक तरह से बल्लेबाजों ने बेहतर भी किया है टॉप ऑर्डर में। और साथ ही उनका दिया है कायल मेयर्स ने टॉप ऑर्डर में, आई थिंक पिछले सीजन में बहुत अच्छा किया था। ऑलराउंडर है बट ज़्यादातर आज बैट्समैन ही खेलते हैं। फिर निकोलस पूरन, विकेट कीपर बैट्समैन, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस उनकी भी रही है उस मिडिल ऑर्डर में नंबर 4-5 पे। फिर दीपक हुड्डा, आई थिंक पहला सीजन 2022 में बहुत अच्छा था एलएसजी के साथ, बट अगले सीजन में उस हिसाब से बल्लेबाजी कर नहीं पाए हैं। कृणाल पांड्या, आई थिंक ये वाइस कप्तान है शायद टीम के, पिछले सीजन में कैप्टनसी भी की थी केएल राहुल के इंजर्ड होने के बाद और टीम को अच्छे पोजीशन पे लेके भी गए थे। फिर आएंगे मार्कस स्टोइनिस, द हल्क जिन्हें कहा जाता है। अच्छे खासे ऑलराउंडर है, पावर गेम अच्छा दिखाते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और एकाना के सरफेस के ऊपर अच्छे यूटिलिटी प्लेयर है। और फिर आयुष बडोनी, जिनको कि एक तरह से हमने पहली बार 2022 में आईपीएल में देखा था और बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दिए थे। तो एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हैं, अच्छा करते हैं। फिर कृष्णापा गौतम, अगेन ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। प्रेरक मंकड़, एक और अच्छे खासे ऑलराउंडर। माकुड़, ये तेज गेंदबाज है, हालांकि माकुड़ जो कि एक तरह से रूल आउट हो चुके हैं, मतलब कि शायद पुल आउट कर लिया है और उनके बदले शमार जोसेफ को आई थिंक एलएसजी ने ऐड किया है। ग्याबा का घमंड तोड़ा था दूसरी बार आई थिंक कुछ ही टाइम पहले ही, तो उनको वहां पर आप देखो रिप्लेस किया है। रवि बिश्नोई होंगे जो उनके प्रीमियर स्पिनर। फिर यश ठाकुर, ये बहुत अच्छे खासे गेंदबाज है, यंग इंडियन गेंदबाज, तो इनके ऊपर नजर रहेगी। अमित मिश्रा, ये काफी एक्सपीरियंस लेग स्पिनर है, तो आज बैकअप रहेंगे रवि बिश्नोई के लिए। फिर नबीन उल हक, नबीन एक्सप्रेस, ये अफगानिस्तान के जो तेज गेंदबाज है, बुमराह के टाइप थोड़ी सी एक्शन है, बहुत ही अच्छा एक तरह से स्लो रन का इस्तेमाल करते हैं। और अगेन जैसे कि कहा कि एकाना के सरफेस में खेलेंगे तो वहां पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। युद्धवीर सिंह चरक, मोहसिन खान, होपफुली फिट रहेंगे एक तरह से एंटायर सीजन। फिर माइक यादव, और फिर जैसा कि आई थिंक आरआर के वीडियो में भी कहा था कि जबदत पडिक्कल को उन्होंने एक तरीके से यहाँ पे ट्रेड इन किया था राजस्थान रॉयल्स से, और साथ ही उनके बदले शायद आवेश खान को जाने दिया था। तो आई थिंक ये इनके रिटर्न खिलाड़ी थे। इसके अलावा रिलीज में देखो मनन बोरा आई थिंक चंडीगढ़ से खेलते हैं शायद डोमेस्टिक में, और अच्छे खासे बैट्समैन है, बहुत ही स्टाइलिश बैट्समैन है। आई थिंक मैंने उनको शायद पंजाब किंग्स में देखा था, पिछली की किंग्स 11 पंजाब, और बहुत ही स्टाइलिश बैट्समैन दिखते थे। बट आई थिंक छोटे छोटे कैमियोज ही खेलते थे, 30-35 वाली बड़ी पारी उस हिसाब से नहीं खेल पा रहे थे, और वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एक तरह से रीजन रहा कि किसी भी टीम में एक तरह से सेटल इन नहीं हो पाए, तो उनको छोड़ा है। फिर जयदेव उनाडकर, इनको भी एक तरह से रिलीज कर दिया।
करण शर्मा आई थिंक यूपी के बैट्समैन है, इनको भी छोड़ा है। डैनियल साम्स जो ऑलराउंडर के तौर पे आए थे, उनको छोड़ दिया। फिर और एक और खिलाड़ी को भी ट्रेड किया था, वो थे रेमोरे शेफर्ड, एक और बॉलिंग ऑलराउंडर, इनको ट्रेड किया था मुंबई में। फिर स्वप्निल सिंह, करुण नायर, सुयश शेगड़े और फिर अर्पित गुलेरिया। तो काफी डोमेस्टिक खिलाड़ी को एक तरह से छोड़ दिया था और काफी सारे जो एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्लेयर है उनको बैक किया था। जैसा कहा कि सिर्फ 6 ही एक तरह से स्लॉट्स खाली थे, जिसमें कि 2 ओवरसीज थे और सिर्फ 13.15 सीआरई थे। बहुत ज्यादा भी कुछ अगर आप देखो इनको ऑप्शन पिक्स करने भी नहीं थे, तो लेकिन फिर भी जितने भी आई थिंक उन्होंने किए हैं तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे आई थिंक जो इनका बड़ा पिक रहे वो थे शिवम मावी। पहले अगर आप देखो तो केकेआर गुजरात टाइटंस का पार्ट रह चुके हैं, अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर देते हैं, काफ़ी एक तरह से टैलेंटेड प्लेयर है, बट अभी तक उस हिसाब से आईपीएल में परफॉर्मेंस रही नहीं है। बट जब एक तरह से लखनऊ में आए हैं तो उम्मीद ये करेंगे कि अच्छा करे, अच्छे प्राइस पर उनको लिया है तो फुल उनको स्टार्टिंग 11 का हिस्सा भी रखेंगे। इसके अलावा देखो एस्टन टर्नर, ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन होंगे, मे बी मार्कस स्टोइनिस के बैकअप पे रूप में एक तरह से वहाँ पे रहेंगे। इंडिया में आई थिंक एक सीजन में आई थिंक 2019 में उनका नाम बना था, जब इंडिया के खिलाफ आई थिंक जो सीरीज हुआ था ओडीआई सीरीज, उसमें बहुत अच्छा किया था। उसके बाद आईपीएल में पिक भी हुए थे आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के लिए, बट उतने मैचेस नहीं मिले और जितने भी आई थिंक मैचेस मिले उसमें उन्होंने कुछ खास किया नहीं और बाद में एक तरीके से नेग्लेक्ट ही हुए थे, बट यहाँ पे उनको पिक किया है एलएसजी ने। इसके अलावा डेविड विली अच्छे पिक है, बॉलिंग ऑलराउंडर है और मार्कवुड नहीं है, तो मे बी अगर उनको जरूरत पड़े तो डेविड विली को वहाँ पे खिला सकते हैं। हालांकि वहाँ पे नवीन ऑलरेडी है तो हो सकता है कि नवीन ही स्टार्ट करे। बाकी अश्विन कुलकर्णी, ये डोमेस्टिक के आई थिंक अंडर 19 के प्लेयर है। फिर अरशद खान, आई थिंक पिछली बार ये मुंबई में थे तो आई थिंक लेफ्ट आर्म सीमर है शायद, तो उनको भी लिया है। और फिर मणिमारन सिद्धार्थ, ये आई थिंक तमिलनाडु के हैं, ये स्पिनर है शायद, 2.40 सीआर में इनको भी लिया है। तो बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने खरीदारी की नहीं है। शायद शिवम मावी को एक तरह से यूज करे फर्स्ट प्लेइंग 11 में, बट बाकी जो खिलाड़ी रहेंगे वो हो सकता है वो बैकअप के तौर पर ही रहे। जहां तक इस टीम की बात करें स्ट्रेंथ की, तो आई थिंक काफी सारे ऑप्शन है इनके पास। आई थिंक काफी डेप्थ है इनके पास इन टर्म्स ऑफ जो प्लेयर्स अवेलेबल है, काफी ऑलराउंडर से नंबर 8-9 तक बैटिंग है इनके पास। आई थिंक एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए डिफरेंट प्लेयर्स है, डिफरेंट ऑप्शन है। तो अगर सपोज कि पहले कुछ मैचेस में कोई प्लेयर चला नहीं तो उसको आराम से वो रिप्लेस करके दूसरे प्लेयर को उस जगह पर खिला सकते हैं, और आई थिंक इन्होंने किया भी है पिछले दोनों सीजन में और कारगर भी सिद्ध रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ही स्मार्टली केएल राहुल को और उनकी जो टीम मैनेजमेंट है इनको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम है ऑन पेपर। स्पेशली अगर आप बैटिंग देखो तो वहाँ पे टॉप ऑर्डर में आपको केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, काइल मेयर्स, क्विंटन डिकॉक दिख जाएंगे। फिर मिडिल ऑर्डर्स में देखो तो दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, आयुष बडोनी जैसे खिलाड़ी आपको दिख जाएंगे। तो बहुत अच्छी खासी इनके पास कहेंगे एक तरह से बैटिंग है। फिर बॉलिंग में भी आओगे तो आई थिंक अच्छे खासे स्पिन बॉलिंग इनके पास भी है, चाहे रवि बिश्नोई हो, अमित मिश्रा हो या कुणाल पांड्या, कोई देख लो। और फिर पेस बॉलिंग में भी कुछ खराब ऑप्शन नहीं है। इंडियन डोमेस्टिक के यश ठाकुर, मोहसिन खान, फिर आप शिवम मावी को भी इंक्लूड कर दो। उसके बाद अगर आप देखो तो फॉरेनर में तो नवीन है, डेविड विली है, शमार जोसेफ भी आ चुके हैं, तो अच्छी खासी टीम है। और ऐसा ही कहा कि काफ़ी सारे प्लेयर एक तरह से ऑप्शन है। आई थिंक केकेआर के लिए कहा था कि केकेआर के पास बहुत सारे बैकअप नहीं है, बट इनके पास वो बैकअप ऑप्शन है, तो आई थिंक बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक वीकनेस की सवाल है, आई थिंक जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है, मुझे लगता है कि जिस पिच पे ये खेल रहे हैं इकाना के सरफेस के ऊपर, वो बैकफायर कर रहा है काफ़ी टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक तरह से बॉल जो कि स्पिन हो रही है, और इसलिए इनके जो बैटर्स है वहाँ पे जो स्ट्रोक मेकर्स है उनके लिए दिक्कत ज़रूर हो रही है। तो पिछले सीजन में अगर आप देखो, आई थिंक उससे पिछले सीजन में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी ज़रूर। हालांकि उनके पास क्योंकि अच्छे क्वालिटी प्लेयर हैं, तो आई थिंक दोनों ही सीजन में इन्होंने अच्छा किया था और टॉप 4 में एंटर कर लिया था समहाउ। बट आई थिंक बेहतर पिच की एक तरह से उम्मीद करेंगे, और थोड़ी सी अगर बैटिंग सरफेस मिल जाए उनको, आई थिंक बेटर उसको एक तरह से यूज़ कर पाएंगे। हालांकि मे बी वो उनका प्लान का हिस्सा होगा क्योंकि उनके पास अच्छे खासा स्पिनर भी है, बट आई थिंक देखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर जो उनके बल्लेबाज है वो स्ट्रोक मेकर्स है और स्पिनिंग कंडीशन में वो एक तरह से दिक्कत उनको आने ही आनी है। और साथ ही जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं प्लेयरों के, तो फिर एक दिक्कत भी रहता है कि किस तरह से टीम पिक करे। अब जैसे कि सपोज जैसे केएल राहुल, अब केएल राहुल ऑडिशन कर सकते हैं टीम इंडिया में एज विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी जगह एक तरह से तय नहीं है, क्योंकि अगर वो टीम में एंटर करेंगे तो फिर एज विकेट कीपर बैट्समैन ही करेंगे और उनको फिर नंबर 4-5 पे ही खेलना पड़ेगा। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर सकते, जैसे कि क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर बैट्समैन, अब क्विंटन डिकॉक अगर वो खिलाते हैं फिर क्विंटन डिकॉक से विकेट कीपिंग करानी पड़ेगी।
फिर केएल राहुल तो विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे। और फिर ये भी है कि केएल राहुल क्या इस टीम में मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखो टॉप ऑर्डर में उनको खेलना पड़ेगा। हालांकि ऑप्शन बहुत सारे हैं टॉप ऑर्डर में, बट क्या ये मिडिल ऑर्डर को मूव करेंगे? आई थिंक ये एक चीज देखनी पड़ेगी। आई थिंक इनका जब पहला मैच होगा राजस्थान के साथ, तो आई थिंक देखना पड़ेगा कि केएल राहुल किस पोजीशन पे बैटिंग कर रहे हैं और क्या वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं कि नहीं। आई थिंक इनके लिए दो चॉइसेस होगा। एक तो कि आई थिंक जो एक तरह से टीम मैनेजमेंट की डिमांड है कि आप इधर नंबर 4-5 में एज विकेट कीपर बैट्समैन खेल लो और अच्छे खासे मैचेस फिनिश करके दो। आई थिंक उसमें तो आई थिंक बेहतर चांस होगा उनका टीम इंडिया में पिक होने का। या फिर अगर टॉप ऑर्डर में ही खेल रहे हैं एज ओपनर, तब भी वहाँ पे विकेट कीपिंग करे। और जो पुराना वाला अंदाज है केएल राहुल का 2018-19 वाला, जब वो पंजाब किंग्स में खेलते थे या फिर उससे पहले आरसीबी में खेलते थे, उस तरह की बैटिंग करें। क्योंकि जो आई थिंक जिस रोल में वो खेल रहे हैं एलएसजी में, एंकरिंग रोल में, उस रोल में तो आई डोंट थिंक कि टीम इंडिया उनको प्रेफर करेगी। आई थिंक केएल राहुल को टीम का तो देखना ही है, साथ ही खुद एक तरह से कहाँ पे टीम इंडिया में अपने आप को फिट करेंगे T20 फॉर्मेट में, वो भी देखना पड़ेगा। तो समाव उनको आई थिंक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी उसी अराउंड बनानी पड़ेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको टॉप ऑर्डर में ही रहना चाहिए और वहाँ पे वो टीम के लिए बेहतर कर सकते हैं एलएसजी के लिए। और अगर खुद का केस स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर उनको पुराने वाले अंदाज में बैटिंग करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में जाके ना वो एलएसजी के लिए कोई फायदा करने वाले हैं और ना ही उनकी भी एक तरह से ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन होगी। क्योंकि जिस क्लास के वो बैट्समैन है, कोई भी टीम चाहेगी कि वो 50-60 बॉल खेले, फिर उनके पास वो एबिलिटी है 120-30 रन बनाने की। उनको नंबर 5-6 पे अगर आप यूज़ करोगे, मतलब मिडिल ऑर्डर में, फिर 10-12 बॉल देख के उनके साथ आप एक तरह से जस्टिस नहीं कर रहे हो, मतलब उनके टैलेंट के साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे हो। और आई थिंक उनको उतना आई थिंक चांस भी नहीं मिलेगा उस पोजीशन के ऊपर। तो बेहतर होगा कि ओपनिंग करे, बट पुराने वाले अंदाज में बैटिंग करे। और आई थिंक जब मैं इस टीम के बारे में एक तरह से सोच रहा था कि क्या एक तरह से प्लेइंग 11 बनाऊं, जो कि एक तरह से प्रोबेबल हो सकती है पहले मैच के लिए या कुछ एक तरह से स्टार्टिंग मैच के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि एक तरह से टॉप ऑर्डर में ही देखो तो काफ़ी सारे ऑप्शन थे। केएल राहुल हो गए, क्विंटन डिकॉक हो गए, कायल मेयर्स हो गए, देवदत्त पडिक्कल को उन्होंने ट्रेड किया था आरआर से। तो काफ़ी सारे ऑप्शन थे, तो इनको किस तरह से यूज़ करें। और बॉलिंग में भी काफ़ी सारे विकल्प थे, बट कोशिश की है। देखो जो बेस्ट मुझे लगा वही मैंने एक तरह से किया है। केएल राहुल कप्तान है इस टीम का और मुझे लगता है कि ओपन करना चाहिए। साथ में क्विंटन डिकॉक, और क्विंटन डिकॉक तो ताबड़तोड़ बैटिंग करते ही है, केएल राहुल को भी उसी अंदाज में बैटिंग करनी चाहिए। और आई थिंक यही चीज़ एक तरह से फैंस की भी डिमांड रहती है कि वो एंकर वाला रोल एक तरह से प्ले ना करे और नॉर्मल T20 क्रिकेट खेले जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था करियर का। फिर नंबर 3 पे मैंने अभी तो दीपक हुड्डा को रखा है। देवदत्त पडिक्कल को भी रख सकता था, बट दीपक हुड्डा एक ऑलराउंडर है और उस सरफेस के ऊपर जहाँ पे खेल रहे हैं दीपक हुड्डा 2 ओवर बहुत ही क्वालिटी के दे सकते हैं, जहाँ पे बॉल टर्न भी होता है। तो आई थिंक दीपक हुड्डा को एज एन ऑलराउंडर वो यूज़ करेंगे, तो उस वजह से नंबर 3 पे। और उनकी जो बैटिंग भी है आई थिंक थोड़ा सा सूट भी करेगा, थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में खेले। आई थिंक जो सीजन उन्होंने अच्छा भी किया था 2022 में, आई थिंक टॉप ऑर्डर में ही खेले थे। नंबर 5-6 पे आई थिंक उनकी यूज़ सही ढंग से नहीं होगी। फिर नंबर 4 पर निकोलस पूरन और फिर 5 पर स्टोइनिस। इससे नीचे आप उनको मत पुश कीजिए। इनफैक्ट और भी बेहतर होगा कि एक स्लॉट ऊपर खेले, बट क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ऊपर ऑप्शन है, तो आई थिंक पूरन और स्टोइनिस को 4-5 पे खेलना पड़ेगा। फिर 6 पे आयुष बडोनी और 7 पे आपके कृणाल पंड्या हो गए। या फिर ये भी कर सकते हैं कि सपोज कि देवदत्त पडिक्कल को 3 खिला दे, दीपक हुड्डा को ले आए 6 पे आयुष बडोनी की जगह पे और आयुष बडोनी को आज इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करे। आई थिंक ये चीज़ भी कर सकते हैं। बाकी देखो नंबर 8 पे रवि बिश्नोई है, जो कि होने ही होने हैं। इसके अलावा मार्क को मैंने रखा था जब मैंने टीम बनाया था, बट अब क्योंकि वो नहीं है तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे नवीन उल हक हो जाएंगे और फिर मोहसिन खान और यश ठाकुर। आवेश खान होते तो शायद उनको प्रेफर करता, बट आवेश खान को उन्होंने ट्रेड कर दिया है। तो यश ठाकुर और मोहसिन खान उन्होंने अच्छा ही किया था पिछले सीजनों में, इनके साथ ये कंटिन्यू रखेंगे। और जैसा ही कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मे बी आयुष बडोनी को या फिर प्रेरक मंकर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें एक तरह से वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस टीम के साथ। अभी तो शिवम मावी का भी एक तरह से मैंने नाम ले लिया है, बट आई थिंक स्टार्टिंग तो आप इन्हीं 2 तेज गेंदबाजों करोगे, यश ठाकुर और मोहसिन से। अगर किसी का एक तरह से फॉर्म खराब होता है तो मे भी आप शिवम मावी की तरफ भी दे सकते हो। तो आई थिंक ये कुछ इनके लिए एक तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। जहाँ तक प्रेडिक्शन के सवाल है, आई थिंक देखो मन तो कर रहा है इनको टॉप 4 में रखूँ, लग रही भी ऐसी टीम कि टॉप 4 में जा सकती है, बट क्योंकि मुझे सिर्फ 4 ही टीमें एक तरह से बताना है जो कि टॉप 4 में जा सकती हैं। मैंने ऑलरेडी जो टीमों के बारे में बताया है, चेन्नई मैंने उसमें बताया और केकेआर मैंने बताया और साथ ही एसआरएच के बारे में बताया है। तो अभी और भी टीमें हैं, आई थिंक 2 टीमें इसके बाद भी हैं। राजस्थान का पिछले में किया था, तो अभी 2 टीमें और भी हैं जो कि स्ट्रॉन्ग टीम है, एक मुंबई है और एक गुजरात है।
तो वहाँ पे भी देखना पड़ेगा। उसी वजह से मुझे लग रहा है कि स्लाइटली मुझे लग रहा है कि इस बार वो फेल रहेंगे टॉप 4 से। पिछले 2 सीज़न में इसी प्रकार की टीम थी और स्टिल वो एक तरह से टॉप 4 में गए थे। बट मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा-सा दिक्कत होगा और गौतम गंभीर का बतौर मेंटर वहाँ पे ना होना भी थोड़ा-सा मुझे लगता है कि वो इनको हर्ट कर सकता है, क्योंकि गौतम गंभीर जो आई थिंक देखो, पर्सनली मैं उतना आई थिंक उनका फ़ैन नहीं हूँ। जिस तरह से वो उनका बिहेवियर रहता है या जिस तरह से उनकी जो कह सकते हैं कि जो वो एक तरह से पब्लिक में आके बोलते हैं। ऑब्वियसली एज़ प्लेयर तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि 2 वर्ल्ड कप उन्होंने एक तरह से अंडर प्रेशर फाइनल में परफॉर्मेंस दी है। बट आई थिंक उनकी जो क्रिकेटिंग ब्रेन थी, जो उन्होंने कप्तानी केकेआर में की थी, और जिस तरह से उनकी एक तरीके से मतलब रहती है ऑन फील्ड एक तरह से प्रेजेंस, जो एग्रेशन वो दिखाते हैं पिछले सीजन में आपने देखा होगा, और जिस तरह से वो अपने खिलाड़ियों को यूज़ करते हैं, आई थिंक वो अच्छा लगता है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि केकेआर के पास एडवांटेज है, क्योंकि आई थिंक वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट को किस तरह से एक तरह से चलाना होता है, वो आई थिंक उनके पास वो आइडिया रहता है। तो स्लाइटली मुझे लगता है कि वो चीज़ एलएसजी जो कि मिस करने वाली है। बट ओवरऑल देखो, मुझे लग रहा है कि शायद ये थोड़ा-सा इस बार चूक जाए टॉप 4 से। तो लेट्स सी, फिर भी उम्मीद यही करेंगे कि अच्छा ही करे, और स्पेशली विद केएल राहुल, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और थोड़ा-सा चाहूँगा कि अच्छे फॉर्म में लौटे, अच्छे खासे तरीके से बैटिंग करे, और मे बी अगर टीम इंडिया में कमबैक करते हैं एज़ विकेट कीपर बैट्समैन 4-5 पोजीशन पे, आई थिंक अच्छा ही होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो भी आपको एक तरह से बताया है एलएसजी के बारे में, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी टीम भी एक तरह से मुझे दीजिए। जो भी लगता है आपको पॉसिबल एक तरह से प्लेइंग 11 हो सकता है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। जब भी मैं नेक्स्ट टीम के बारे में आपको बताऊँ, आपको अपडेट टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। 2 टीमें और बची रह गई हैं, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस। काफ़ी एक तरीके से दोनों टीमों के बीच चीज़ें घटी है, तो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।